गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लोकेश चौधरी आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। बीएससी पार्ट थर्ड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बोहाइड्रेट और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था जो आपके पास में एल्डो श्रृंखला है उसके अंदर आपने आरोहण पढ़ा था। किस प्रकार आपके पास में 5 वलय वाली आपके पास में जो एल्डो पेंटोज है उससे आपने एल्डो हेक्सोज का निर्माण किया था, यानी आपने डी एरिबिनोज से किस प्रकार आपने डी ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया था, यानी वहाँ पे आपके पास में एक कार्बन की संख्या में आपने वृद्धि हुई थी। आज का टॉपिक है एल्डो श्रृंखला में अवरोहण, यानी कि आपके पास में ग्लूकोज से आपको डी ग्लूकोज से आपको डी एरिबिनोज बनाना है। ठीक है, तो देखो एल्डो श्रृंखला में अवरोहण मुख्यतः दो विधियों के द्वारा किया जा सकता है। पहला आपके पास में है रफ विधि, रफ विधि, और दूसरा आपके पास में है वॉल निम्नीकरण विधि। इसमें हम पहले पढ़ेंगे आपके पास में रफ विधि, रफ्स मेथड। रफ विधि में क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हमारे को करना है अवरोहण। आप ग्लूकोज लेंगे, ग्लूकोज की अभिक्रिया सबसे पहले हम जो ग्लूकोज है उसका हम ब्रोमीन जल के द्वारा आपके पास में ब्रोमीन जल के द्वारा उसका ऑक्सीकरण करेंगे, जिससे हमारे पास में हेक्सोग्लूकोनिक अम्ल या आपके पास में हेक्सो अम्ल का आपके पास में फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, उसकी अभिक्रिया फिर हम करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, जिससे हमें अम्ल का जो आपके पास में कैल्शियम लवण है वो हमें प्राप्त होगा। उसकी अभिक्रिया जो कैल्शियम लवण है उसकी अभिक्रिया फेंटोन रिएजेंट, तो आपके पास में फेंटोन अभिकर्मक है FeSO4 + H2O2 के साथ में करेंगे, तो आपके पास में CO2 और जल के निष्कासन से हमारे पास में एल्डोज पेंटोज का निर्माण होगा, यानी डी एरिबिनोज का फॉर्मेशन होता है। यानी कि इस विधि में आप क्या करेंगे, एल्डोहेक्सोज से जिसको आप कहते हैं डी ग्लूकोज से एल्डोपेंटोज यानी कि आपके पास में डी एरिबिनोज का निर्माण। ठीक है, इस विधि में आपके पास में सबसे पहले हमें क्या लेना है, ग्लूकोज लेना है, और C डबल बॉन्ड O, ये H, COH, ये H, COH 3 और CH2OH। इसको आप एल्डोहेक्सोज या आप इसको डी ग्लूकोज कह सकते हैं। ठीक है, इसका हमें करना है ऑक्सीडेशन, और इसका ऑक्सीडेशन है वो हम करेंगे ब्रोमीन जल से। किससे करेंगे, आपके पास में ब्रोमीन जल से इसका क्या कर देंगे, ऑक्सीडेशन। ब्रोमीन जल से इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे, और ऑक्सीडेशन करने पर C डबल बॉन्ड OH, COH H CHOH3 और C2OH, यानी कि ग्लूकोनिक अम्ल कह दो आप, ग्लूकोनिक एसिड,
ग्लूकोनिक अम्ल या एल्डो इसका दूसरा नाम बात करें तो आपके पास में एल्डो हेक्सोनिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया आप क्या करेंगे आगे देखो। इसकी अभिक्रिया पहले स्टेप में आपके पास में यानी कि आपके पास में सबसे पहले आपके पास में एसिड बन गया है। इस एसिड अभिक्रिया के आपके पास में पहले स्टेप में आपके पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। दूसरे में आपके पास में फेंटोन रिएजेंट, फेंटोन अभिकर्मक। और तीसरी स्टेप में इसको आप हल्का सा गर्म कर देंगे तो आपके पास में क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होने पर आपके पास में CO2 और जल का अणु यहाँ से क्या होगा, बाहर निकलेगा। यानी कि आपके पास में CO2 और जल का अणु बाहर निकले तो क्या बनेगा, ये आपके पास में यहाँ से CO2 बाहर निकल जाए। ठीक है, और यहाँ आपके पास में ऑक्सीडेशन होगा तो आपके पास में एक O भी बढ़ेगा और यहाँ से आपके पास में एक जल का अणु बाहर निकल जाएगा तो आपके पास में क्या बनेगा और जल का अणु के पास एक O यहाँ से, एक H यहाँ से, H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा और HC डबल बॉन्ड O CH OH3 और C2OH, यानी कि आपके पास में एल्डोपेंटोज या डी एरिबिनोज का फॉर्मेशन हो जाता है। नोट करो इसको आप। ये इसका ऑक्सीडेशन होगा तो आपके पास में यहाँ पे एक O और बढ़ेगा। ठीक है, और एक O यहाँ से बढ़ने पर आपके पास में CO2 आप यहाँ से बाहर कर देंगे और जल का अणु आप यहाँ से, ये आपके पास में जल का अणु बाहर कर देंगे, ये आपके पास में CO2 बाहर निकल जाएगा और फिर आपके पास में HC डबल बॉन्ड O शेष रह जाएगा और आपके पास में श्रृंखला है उसमें से आपके पास में एक कार्बन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, एल्डो श्रृंखला में अवरोहण। ठीक है, इसको नोट करो। और इसको मैं यहाँ पे लिखूँ। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है आपको, स्टेप फर्स्ट एल्डोहेक्सोज का एल्डोहेक्सोज या डी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, डी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ब्रोमीन जल से किया जाता है, ब्रोमीन जल से किया जाता है तो ग्लूकोनिक अम्ल या एल्डो हेक्सोनिक अम्ल, एल्डो हेक्सोनिक अम्ल का निर्माण होता है, निर्माण होता है। यानी कि जो पहली कंडीशन आपके पास में है उसमें आपके पास में क्या करना है, ब्रोमीन जल से इसका ऑक्सीकरण करना है। फिर आपके पास में स्टेप सेकंड में क्या करना है, एल्डोहेक्सोज का, एल्डोहेक्सोनिक अम्ल का, हेक्सोनिक अम्ल की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से की जाती है, से की जाती है तो हेक्सोनिक अम्ल के कैल्शियम लवण, कैल्शियम लवण प्राप्त होते हैं, कैल्शियम लवण प्राप्त होते हैं जिनकी अभिक्रिया या जिसका ऑक्सीकरण
फेंटोन अभिकर्मक, फेंटोन अभिकर्मक, और फेंटोन अभिकर्मक का फॉर्मूला होता है FeSO4 प्लस H2O2 की उपस्थिति में किया जाता है, फेंटोन अभिकर्मक की उपस्थिति में किया जाता है, तो CO2 व H2O के निष्कासन से, CO2 और H2O के निष्कासन से एल्डोपेंटोज, एल्डोपेंटोज या डी एरीबिनोज का निर्माण होता है, डी एरीबिनोज का निर्माण होता है। इस प्रकार डी ग्लूकोज से डी एरीबिनोज के निर्माण से एल्डोज श्रृंखला में अवरोहण को समझाया जा सकता है, इसको आप नोट करो, फिर हम इसको दोबारा समझते हैं। कि किस प्रकार आपने एल्डो श्रृंखला में अवरोहण किया है रफ मेथड में। फिर आपके पास में वॉल निम्नीकरण विधि आएगी आगे। एल्डो श्रृंखला में अवरोहण, एल्डो श्रृंखला में अवरोहण का मतलब ये है कि आपके पास में 6 कार्बन वाली आपके पास में कोई श्रृंखला है, उस श्रृंखला में आपके पास में एक कार्बन को हमें कम करना है, यानी आपके पास में 5 कार्बन वाली श्रृंखला हमें बनानी है। यानी कि डी ग्लूकोज से हमें डी एरीबिनोज बनाना है। डी एरीबिनोज में आपके पास में 5 कार्बन होते हैं, 3, 4 और 5, और डी ग्लूकोज में आपके पास में कार्बन होते हैं 6। ठीक है, सबसे पहले हम इसका कर देंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, सबसे पहले आप इसका ऑक्सीडेशन करेंगे ब्रोमीन जल के प्रेजेंस में। ठीक है, और ब्रोमीन जल के प्रेजेंस में आपके पास में ऑक्सीकरण करेंगे तो आपके पास में एक को बढ़ेगा और एक बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो आपके पास में COOH बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास में एसिड बन गया है। एसिड बनने के बाद में फिर आपके पास में इसकी रिएक्शन आपके पास में ग्लूकोनिक अम्ल बन गया, या एल्डोहेक्सोनिक अम्ल कहते हैं। इसमें आपके पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया इसके साथ में करेंगे तो आपके पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करने पर इसके आपके पास में कैल्शियम के लवण प्राप्त होते हैं। उसके फिर आपके पास में फेंटोन अभिकर्मक FeSO4 H2O2 का ऑक्सीकरण करने से आपके पास में वहाँ से CO2 और जल के निष्कासन से आपके पास में एक कार्बन कम वाली श्रृंखला प्राप्त होती है, जिसको आप एल्डोपेंटोज कहते हैं। यानी एल्डोहेक्सोज से एल्डोपेंटोज का निर्माण होता है, यानी कि डी ग्लूकोज से डी एरीबिनोज का फॉर्मेशन होता है। और आप इसकी थ्योरी लिखें तो आपके पास में पहले स्टेप में एल्डोहेक्सोज यानी डी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ब्रोमीन जल से किया जाता है तो एल्डोहेक्सोनिक अम्ल का निर्माण होता है। फिर आपके पास में एल्डोहेक्सोनिक अम्ल है, इसकी अभिक्रिया आपके पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करेंगे तो आपके पास में इसका लवण प्राप्त होगा। उस लवण का आपके फेंटोन रिएजेंट से क्या करेंगे, उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो CO2 और जल के निष्कासन से आपके पास में क्या होगा, यानी कि आपके पास में एल्डोपेंटोज या डी एरीबिनोज का फॉर्मेशन होता है। और हम कह सकते हैं कि आपके पास में डी ग्लूकोज से डी एरीबिनोज का फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि आपके पास में एल्डो श्रृंखला में क्या हुआ है, अवरोहण हुआ है। आरोहण में आपके पास में कार्बन बढ़ता है, अवरोहण में आपके पास में क्या होता है, कार्बन घटता है। ठीक है, इसको नोट करो। फिर आगे नेक्स्ट विधि है वॉल निम्नीकरण विधि, उसमें चलते हैं आगे।
ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में है वॉल निम्नीकरण विधि। वॉल निम्नीकरण विधि दूसरी मेथड आपके पास में है वॉल निम्नीकरण विधि। इस विधि के द्वारा हम किसी भी एल्डोज पेंटोज में, यानी आपके पास में कोई भी आपके पास में एल्डो हेक्सोज है, उसका हम क्या कर सकते हैं, उसका अवरोहण कर सकते हैं, यानी कि एल्डो पेंटोज का हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए आपके पास में क्या करते हैं, सबसे पहले हम डी ग्लूकोज लेते हैं। डी ग्लूकोज की अभिक्रिया आपके पास में हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH के साथ में किया जाता है, तो वहाँ पे जल के अणु के निष्कासन से आपके पास में ऑक्सिजन का फॉर्मेशन होता है, जो हम पहले भी आपके पास में ग्लूकोज की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसमें उसका फॉर्मेशन कर चुके हैं। इन जल के अणु के निष्कासन से वहाँ के पास में NOH है, वो के पास में कार्बन के साथ में ऐड हो जाता है। ठीक है। फिर ऑक्सिजन बनने के बाद में ऑक्सिजन की अभिक्रिया आप एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सोडियम एसीटेट के प्रेजेंस में करते हैं, तो वहाँ पे आपके पास में क्या होता है, एसिटिक अम्ल वहाँ पे बाहर निकलता है और आपके पास में जो एनहाइड्राइड है यानी आपके पास में OAC है वो वहाँ पे क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। फिर आपके पास में जो योगात्मक यौगिक बना है उस यौगिक का आप क्या करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और AgNO3 के प्रेजेंस में उसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं और हाइड्रोलाइसिस करने पर आपके पास में साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन होता है और साइनोहाइड्रीन में HCN के निष्कासन से आपके पास में एल्डोपेंटोज का फॉर्मेशन होता है। एल्डोपेंटोज का आपके पास में एल्डोपेंटोज बनता है, यानी आपके पास में डी एरिबिनोज बनता है। ठीक है। तो आपके पास में इसकी पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं, फिर बाद में उसकी हम स्टेप लिख लेंगे। सबसे पहले आपके पास में क्या है, C डबल बॉन्ड O, ये H और सेकंड कार्बन है, यहाँ पे हम OH लगा लेंगे, यहाँ पे H CH OH3 और CH2OH। इसको हम क्या कहते हैं, एल्डो हेक्सोज, या आप इसको एल्डो डी ग्लूकोज भी कह सकते हैं। ठीक है। इसकी अभिक्रिया हम किससे कर देंगे, सोडियम अमलगम के साथ में करेंगे, वो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में करेंगे, NH2OH के साथ में करेंगे, NH2OH के साथ में करेंगे। तो यहाँ से आपके पास में क्या होगा, जल का अणु बाहर निकलेगा और ये आपके पास में यहाँ से O, यहाँ से आपके पास में ये H2 और इस जल को यहाँ से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो जल के अणु को बाहर निकलने से आपके पास में क्या होगा, HC डबल बॉन्ड N और यहाँ आपके पास में NOH और बाकी आपके पास में फॉर्मेशन सेम रहेगा। यहाँ आपके पास में OH, यहाँ आपके पास में H और ये आपके पास में CH OH3 और CH2OH, यानी कि ऑक्सिजन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। ऑक्सिजन का फॉर्मेशन होने पर इसकी अभिक्रिया हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में आपके पास में सोडियम एसीटेट के प्रेजेंस में करेंगे, तो आपके पास में क्या होगा, देखो Ac2O, इसको हम एसिटिक एनहाइड्राइड कहते हैं और किसकी प्रेजेंस में करेंगे, HCH3COO की प्रेजेंस में करेंगे। तो यहाँ से आपके पास में देखो एक जल का अणु यहाँ से बाहर निकलेगा। ठीक है। और इसको मैं नीचे कंप्लीट ऐसे लिख दूँ, इसको और यहाँ के पास में AC HOH और
एक अणु यहाँ से अपन जल का निकाल देंगे और यहाँ पे आपके पास में 5 आपके पास में क्या होंगे, एसिटिक अम्ल बाहर निकल जाएंगे, CH3 COOH, कितने 5 निकल जाएंगे आपके पास में, ये एसिटिक अम्ल निकल जाएंगे। और यहाँ आपके पास में AC और यहाँ आपके पास में ACOH यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और क्या बनेगा देखो, इसको मैं आगे लिखूँ, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N और C, ये H OAC और यहाँ आपके पास में CH OAC, ये आपके पास में 3 और CH2 OAC, ठीक है। और इसका आप हम क्या कर देंगे, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, किसकी प्रेजेंस में, NH4OH प्लस AgNO3 की प्रेजेंस में इसका हम कर देंगे हाइड्रोलाइसिस। और हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपके पास में क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस करने पर यहाँ आपके पास में 5 ACOH यहाँ से बाहर निकल जाएगा, एसिटिक अम्ल यहाँ से बाहर निकल जाएगा और 5 ACOH बाहर निकल जाएगा और साथ में आपके पास में क्या बचेगा, C ट्रिपल बॉन्ड N OH और CH OH, इसके 3 अणु और आपके पास में CH2 OH, ठीक है। आगे आपके पास में क्या होगा, इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर आपके पास में यहाँ पे गर्म करने पर आपके पास में HCN यहाँ से बाहर निकलेगा, ये आपके पास में H, ये CN यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो आपके पास में क्या बनेगा, H C डबल बॉन्ड O CH OH3 और CH2 OH, ठीक है। इसको नोट करो। फिर आपके पास में इनमें स्टेप फर्स्ट है, स्टेप सेकेंड, स्टेप थर्ड, स्टेप फोर्थ। देखो क्या हुआ इसमें रिएक्ट आपके पास में, स्टेप फर्स्ट में एल्डोहेक्सोज यानी कि डी ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH के साथ की जाती है तो जल के अणु के निष्कासन से ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है। स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो गई है, यानी कि एल्डोहेक्सोज यानी डी ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से करते हैं तो यहाँ से जल का अणु बाहर निकलेगा और C डबल बॉन्ड NOH यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। फिर आपके पास में स्टेप सेकेंड में ऑक्सीजन की अभिक्रिया ग्लूकोक्सिम है, ऑक्सीजन की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ
सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में, की उपस्थिति में की जाती है तो एक जल का अणु और 5 एसिटिक अम्ल के निष्कासन से एक योगात्मक यौगिक प्राप्त होता है, योगात्मक यौगिक प्राप्त होता है। ठीक है, स्टेप 3 में क्या करेंगे, योगात्मक यौगिक का जल अपघटन, योगात्मक यौगिक का जल अपघटन, योगात्मक यौगिक का जल अपघटन, योगात्मक यौगिक का जल अपघटन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ AgNO3 की उपस्थिति में किया जाता है तो साइनोहाइड्रीन प्राप्त होता है। स्टेप 4, साइनोहाइड्रीन को गर्म करने पर हाइड्रोजन साइनाइड के निष्कासन से एल्डोपेंटोज या डीएरिबिनोज का निर्माण होता है। अतः वोल निम्नीकरण विधि द्वारा एल्डोहेक्सोज से एल्डोपेंटोज का निर्माण होता है, जो एक एल्डोज श्रृंखला में अवरोहण होता है। इसको आप साइनोहाइड्रीन कह सकते हैं। और ये आपके पास में एल्डो पेंटोज या डीएरिबिनोज कह सकते हैं। इसको अपन नोट करो इसको। एल्डो श्रृंखला में अवरोहण हमने 2 विधियों से देख लिया है। एक आपके पास में थी रफ विधि और दूसरी आपके पास में वोल निम्नीकरण विधि। इसको नोट करो, फिर थोड़ा सा समझाते हैं।
समझो, वोल निम्नीकरण विधि क्या होती है। वोल निम्नीकरण विधि के द्वारा हम एल्डोहेक्सोज का एल्डोपेंटोज में यानी कि डी ग्लूकोज का डी एरिबिनोज के अंदर फॉर्मेशन करते हैं, निर्माण करते हैं इस विधि के द्वारा। हमने सबसे पहले स्टेप में क्या किया है, एल्डोहेक्सोज है यानी डी ग्लूकोज की अभिक्रिया हमने किससे कर दी, हाइड्रोक्सिल एमीन से कर देंगे। हाइड्रोक्सिल एमीन से की जाती है तो जल के अणु के निष्कासन से आपके पास में ऑक्सिजन का निर्माण होता है। इसको हम ग्लूकोक्सिम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको अपन, ग्लूकोक्सिम। ठीक है, ग्लूकोक्सिम की अभिक्रिया हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में कर दें। ये आपके पास में एसिटिक एनहाइड्राइड होता है, ऐसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, इसको अपन Ac2O भी कह सकते हैं, Ac2O। ठीक है, एसिड आपके पास में, आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यानी आपके पास में एसिटिक एनहाइड्राइड है। एसिटिक एनहाइड्राइड और आपके पास में सोडियम एसिडेट की प्रेजेंस में करेंगे तो यहाँ आपके पास में एक जल का अणु यहाँ से बाहर निकलेगा और आपके पास में देखो Ac2O है तो आपके पास में देखो यहाँ से आपके पास में CH3 C यहाँ से बाहर निकाल देंगे, यहाँ हमने लगा देंगे AC। ठीक है, OAC यहाँ पे सब में ऐड हो जाएगा, OAC। ठीक है, फिर आपके पास में इसका क्या कर देंगे, हम हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, जल अपघटन करेंगे। जल अपघटन करने पर आपके पास में यहाँ से देखो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, यहाँ से ये वाला, यहाँ से ये वाला, OH OH। आपके पास में एक ये AC ये है, 3 ये है, 4 ये है, पूरे 5 एसिटिक अम्ल यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। HOH यहाँ पे अपन ऐड कर देंगे जिसको हम साइनोहाइड्रिन कहते हैं। ठीक है, अगर इसका आप अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करते हो तो आपके पास में साइनाइड का भी आपके पास में क्या होता, अपघटन होता है, ये भी आपके पास में एसिड में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन क्षारीय माध्यम में आप जल अपघटन कर रहे हैं तो आपके पास में साइनाइड का अपचयन यहाँ पे नहीं होगा, वो साइनाइड आपके पास में, साइनाइड का आपके पास में ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, साइनोहाइड्रिन को अगर हम गर्म करेंगे तो यहाँ से HCN के बाहर निकलने से आपके पास में 1 2 3 4 5 मेंबर आपके पास में 5 श्रृंखला आपके पास में यानी एल्डोपेंटोज आपके पास में बन जाएगा, जिसको आप डी एरिबिनोज कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपके पास में आपने वोल निम्नीकरण विधि के द्वारा आपने एल्डो श्रृंखला में क्या किया है, अवरोहण किया है। यानी कि आपके पास में 2 विधियों के द्वारा आप एल्डो श्रृंखला में अवरोहण कर सकते हैं। एक आपके पास में रफ विधि है और दूसरे आपके पास में है वोल निम्नीकरण विधि। ठीक है, वोल निम्नीकरण विधि में आपने क्या देखा कि आपके पास में यानी कि आपके पास में 4 स्टेप में आपने रिएक्शन कंप्लीट की है। सबसे पहले आपके पास में क्या था, डी ग्लूकोज था। डी ग्लूकोज की अभिक्रिया आपने किससे की, हाइड्रोक्सिल एमीन से की है। हाइड्रोक्सिल एमीन से करने पर आपके पास में क्या होगा, यहाँ से आपके पास में जल के अणु के निष्कासन से आपके पास में ग्लूकोजिम का फॉर्मेशन होता है और ग्लूकोजिम का निर्माण होने पर इसकी अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सोडियम एसिडेट की प्रेजेंस में करते हैं। तो यहाँ आपके पास में क्या होता है, 5 अणु आपके पास में एसिटिक अम्ल के बाहर निकलते हैं, एक आपके पास में जल का अणु बाहर निकलता है और यहाँ सभी आपके पास में क्या हो जाएगा, जो आपके पास में एसिटेट है, आपके पास में AC है, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास में इसका क्या कर देंगे, क्षारीय माध्यम में इसका जल अपघटन करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपके पास में साइनाइड का तो अपघटन होगा नहीं, बाकी आपके पास में सभी का क्या होगा, अपघटन होगा, यानी HOH। तो ये आपके पास में यहाँ से आपके पास में ACOH, 3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 5 आपके पास में ACOH बाहर निकल जाएंगे, HOH यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि साइनोहाइड्रिन का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा और साइनोहाइड्रिन के फॉर्मेशन से हल्का सा गर्म करेंगे तो ये आपके पास में यहाँ से HCN के निष्कासन से आपके पास में एल्डोपेंटोज यानी डी एरिबिनोज का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में टॉपिक है एपीमरीकरण। पहले आपने एनोमर देखा था, अब आपके पास में टॉपिक है एपीमरीकरण। क्या होता है, देखो आपके पास में एपीमरीकरण यानी आपके पास में एनोमर में आपके पास में कार्बन नंबर 1 पर OH समूह की अदला बदली से जो समावयवी प्राप्त होता है उसको आप कहते हैं एनोमर। अब आपके पास में क्या है, एपीमरीकरण। नेक्स्ट टॉपिक है एपी या एपीमर। क्या होता है एपीमर का मतलब आपके पास में ये है कि आपके पास में कोई भी आपके पास में मोनोकार्बोहाइड्रेट है, कोई भी आपके पास में क्या है, मोनोकार्बोहाइड्रेट है, उसमें आपके पास में C1 कार्बन के अतिरिक्त अन्य किसी क्रियल कार्बन पर OH समूह के
विन्यास में अदला बदली होने से जो समायोगी प्राप्त होते हैं वे एक दूसरे के एपीमर कहलाते हैं। ठीक है, और जो प्रोसेस आपके पास में है उसे हम कहते हैं एपीमरीकरण। दोबारा देखें, यानी आपके पास में कोई भी मोनोकार्बोहाइड्रेट है, जैसे आपके पास में ग्लूकोज है, ग्लूकोज का आपके पास में गैलेक्टोज और मैनोज, उसको अपन देखेंगे अभी क्या है। आपके पास में कोई भी आपके पास में क्या है, मोनोकार्बोहाइड्रेट है। मोनोकार्बोहाइड्रेट में C1 कार्बन के अतिरिक्त, यानी C1 को छोड़कर आपके पास में अन्य किसी क्रियल कार्बन पर OH समूह के या OH ग्रुप के विन्यास में अदला बदली होने से जो समावयवी उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं एपीमर। ठीक है, और जो आपके पास में प्रोसेस है उसे हम कहते हैं एपीमरीकरण। ठीक है, फिर आपके पास में बात आता है आपके पास में डी ग्लूकोज और डी मैनोज। डी ग्लूकोज में और डी मैनोज में आपके पास में क्या होता है, कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 2 में आपके पास में OH समूह है, आपके पास में ग्लूकोज में राइट साइड में होता है और डी मैनोज में आपके पास में लेफ्ट साइड में होता है। बाकी आपके पास में इसका जो संरचना सूत्र है वो आपके पास में फॉर्मूला है वो क्या होता है, समान होता है। केवल आपके पास में C2 कार्बन के ऊपर आपके पास में क्या होता है, OH समूह के विन्यास में परिवर्तन होता है। अगर C1 पे होता है तो आपके पास में वो कहलाता है एनोमर, जो आपके पास में अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज था। ठीक है, फिर आपके पास में इसे हम कहते हैं C2 एपीमर कहते हैं। इसी प्रकार आपके पास में ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कार्बन नंबर 4 पर OH समूह के विन्यास में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ग्लूकोज में आपके पास में C4 कार्बन है, वो OH समूह राइट साइड में होता है, जबकि डी ग्लैक्टोज में आपके पास में OH समूह के पास में लेफ्ट साइड में होता है। इसको हम C4 एपीमर भी कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा लिखिए अपन एपीमरीकरण की। परिभाषा क्या होगी, जब मोनोकार्बोहाइड्रेट की खुली श्रृंखला में C1 कार्बन के अतिरिक्त अन्य किसी क्रियल कार्बन पर OH समूह है क्रियल कार्बन OH समूह के विन्यास में परिवर्तन के कारण जो समावयवी प्राप्त होते हैं एपीमर कहलाते हैं। ठीक है, इन एपीमरों के अंतर परिवर्तन को एपीमरीकरण कहते हैं। जब मोनोकार्बोहाइड्रेट की खुली श्रृंखला में C1 कार्बन के अतिरिक्त अन्य किसी क्रियल कार्बन पर OH समूह के विन्यास में परिवर्तन के कारण जो समावयवी प्राप्त होते हैं उन्हें एपीमर कहते हैं। इन एपीमरों के अंतर परिवर्तन को एपीमरीकरण कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई है। एग्जाम्पल,
डी ग्लूकोज का डीमैनोज में अंतर परिवर्तन और डी ग्लूकोज का डी ग्लक्टोज में अंतर परिवर्तन, यानी डी ग्लूकोज का डी ग्लक्टोज में अंतर परिवर्तन, डी ग्लूकोज का डी मैनोज में अंतर परिवर्तन। तो देखो इसको हम समझे। सबसे पहले बीच में बनाता हूं मैं डी ग्लूकोज, ये आपके पास में है C डबल बॉन्ड OH H H OH OH H OH H CS2 OH। ये आपके पास में डी ग्लूकोज है। क्या है इसका नाम? डी ग्लूकोज। और डी ग्लूकोज से आपके पास में एक यहाँ पे बनाते हैं H C डबल बॉन्ड O, इस कार्बन नंबर 2 पर आपके पास में यहाँ पे H, यहाँ पे OH, H OH OH H OH H और CS2OH, इसको हम कहते हैं डी मैनोज, डी ग्लूकोज, डी मैनोज। और यहाँ हमारे पास में है डी ग्लक्टोज, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब देखो आपके पास में, इसमें आपके पास में ये वाला विन्यास, इसमें आपके पास में ये वाला विन्यास, बाकी सभी आपके पास में विन्यास सेम है। केवल आपके पास में C2 कार्बन के ऊपर OH समूह का जो विन्यास है उसमें आपके पास में क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है। और जिससे आपके पास में 2 समायोगी प्राप्त हुए हैं, इसको हम C2 एपीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? C2 एपीमर। ठीक है, यानी डी ग्लूकोज, डी आपके पास में मैनोज है, वो C2 कार्बन पे आपके पास में क्या है? एक दूसरे के एपीमर हैं। जबकि आपके पास में यहाँ पे आपके पास में कार्बन नंबर 4 पर आपके पास में OH समूह का विन्यास आपके पास में क्या है? अलग अलग है। और इसको आप कहते हैं C4 एपीमर। इसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। एक एपीमर को दूसरे एपीमर में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को एपीमरीकरण कहते हैं। यानी एक एपीमर को दूसरे एपीमर में परिवर्तन को एपीमरीकरण कहते हैं। एपीमरीकरण कहते हैं। ठीक है, आगे के पास में
किस प्रकार आपके पास में डी ग्लूकोज से डी मैनोज प्राप्त होता है, डी ग्लूकोज से किस प्रकार डी ग्लैक्टोज प्राप्त होता है, उसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।